दोस्तों, आईपीओ का नाम आपने बहुत ज़्यादा सुना होगा और आजकल तो ये शब्द इतना ज़्यादा कॉमन हो गया है कि हमें लगता है अरे सर ये आईपीओ आईपीओ है क्या आखिर। तो दोस्तों मैं आपको इस वीडियो में बहुत रैपिडली समझाना चाहता हूं कि व्हाट इज़ एन आईपीओ। दोस्तों सबसे पहले शुरू करते हैं यहाँ पर एक सिंपल सी चीज़ से कि कोई प्राइवेट कंपनी जब पब्लिक हो जाती है तो वो कैसे पब्लिक होती है, आईपीओ के थ्रू। लेकिन उसके भी पहले मैं आपको एक बिल्कुल सरल चीज़ चाहता हूं बताना कि मान लीजिए कि आपके पास एक कंपनी है। दोस्तों आपके पास एक कंपनी है, आपने उस पर काम किया और आपने उसको बड़ा बनाया, 1 से 2 5 10 20 एम्प्लॉयज बन गए, अच्छा काम कर रही है, अच्छा प्रॉफिट कमा रही है, प्रॉफिट कमा रही नहीं कमा रही है, इट इज स्टिल ओके। कि बहुत सारी कंपनी ऐसी होती है कि बड़ी होती जाती हैं लेकिन अभी प्रॉफिट नहीं कमा रही होती, उनमें सिर्फ इन्वेस्टमेंट हो रही होती है। जैसे अभी आप देखें जोमैटो एटसेट्रा, बहुत सारी कंपनीज हैं ऐसी जो प्रॉफिटेबल नहीं है लेकिन बहुत बड़ी हो गई हैं। लेकिन दोस्तों शुरुआत तो कभी 1 2 3 5 एम्प्लॉय से हुई होगी, है ना, बड़ी होगी कंपनीज। अब आपको मान लीजिए बहुत बड़ा एक कोई एंटरप्राइज क्रिएट करना है, बहुत बड़ी कोई कंपनी क्रिएट करनी है। आपके पास दो रास्ते हैं दोस्तों। दो रास्ते कौन से? पहला, या तो आप उधार लीजिए, बैंक से उधार लीजिए, किसी दोस्त से उधार लीजिए। हो सकता है कि आप शेयर मार्केट, जो शेयर मार्केट नहीं मतलब मार्केट में जाके भी उधार ले सकते हैं, उसको बॉन्ड मार्केट कहा जाता है। उधार लीजिए। उधार लेने का एक फ्लिप पॉइंट क्या होता है, एक बुरी जो बात, डिसएडवांटेज क्या होती है कि अगर आप प्रॉफिट नहीं कमा रहे, मुनाफा नहीं कमा रहे, आपको इंटरेस्ट पे करना मुश्किल हो जाएगा, आप उनकी ईएमआईज पे नहीं कर पाएंगे। जबकि अगर आपके पास जो दूसरा रास्ता था उसमें आपका काम आसान हो सकता था। दोस्तों दूसरा रास्ता क्या होता है कि आप बोलें कि मैं अपनी कंपनी की कुछ हिस्सेदारी चाहता हूं सेल करना। क्या आप मेरी कंपनी का हिस्सा बनना चाहेंगे? क्या आप मेरी कंपनी में कुछ शेयर लेना चाहेंगे? दोस्तों उसको कहा जाता है आईपीओ। पहली बार जब आप शेयर मार्केट में जाते हैं, आप वाइडर लोगों को, जनता को बोलते हैं कि आइए हिस्सा बनिए हमारी कंपनी का, हिस्सा ले लीजिए हमारी कंपनी का एंड हमें पैसे दे दीजिए। हम ओनर्स, हम जो चाहते हैं कि अपनी जो ओनरशिप को थोड़ा डाइल्यूट करेंगे, जो पैसा आएगा उस पैसे को हम इन्वेस्ट करेंगे, यहां पर नया प्लांट लगाएंगे या फिर नई मशीनरी आएगी या हम नया कोई जो प्रोजेक्ट चलाएंगे, पूरा आप समझाते हैं लोगों को। तो अकॉर्डिंगली आप कहते हैं कि आप मुझे पैसा दीजिए, मैं मुनाफा कमाऊंगा, मुनाफे में जितना आपने हिस्सा मुझसे लिया होगा उसके अकॉर्डिंगली आपको प्रॉफिट मिल जाएगा। ठीक है, ठीक है, जिसको हम डिविडेंड भी कहते हैं। तो सरल शब्दों में समझे आप क्या कि आपको अगर एक्सपैंड करना है, दो रास्ते हैं हमारे पास। पहला है या तो उधार लें, दूसरा है या अपनी हिस्सेदारी को सेल करें। हिस्सेदारी को सेल करें, मैंने अपनी जो इमेजिन की मेरी कंपनी, मान लीजिए मैंने इसको 1 करोड़ हिस्सों में तोड़ दिया। 1 करोड़ में से जो कुछ हिस्से, कुछ हजार आप खरीद लो, कुछ थाउजेंड आप खरीद लो एंड उसके बदले एक शेयर का मैंने हिस्सा, मान लीजिए मैंने कीमत रखी 500 रुपए। तो आपने एक लेना है तो 500, 5 लेने तो 2500 रुपए मुझे दे दो एंड अकॉर्डिंगली हिस्सा ले लो। तो आप इस तरह से पॉइंट छोटे छोटे हिस्से करके आप बहुत सारे लोगों को, शेयर होल्डर्स को जब वो बेचते हैं, फर्स्ट टाइम बेचते हैं, उसको आईपीओ कहा जाता है, इनिशियल पब्लिक ऑफरिंग। ठीक है दोस्तों, सबसे पहली बार जो आप अपना हिस्सा किसी जनता को, पब्लिक को ऑफर करते हैं। तो इसीलिए एक प्राइवेट कंपनी होती है, आपके कुछ जैसे मान लीजिए हो सकता है आपके पार्टनर्स हों एटसेट्रा, प्राइवेट कंपनी होती है, उससे वो सडनली पब्लिक कंपनी बन जाती है, बहुत सारे हिस्सेदार उसमें बन जाते हैं एंड अकॉर्डिंगली आप स्टॉक एक्सचेंज पे उसको लिस्ट कर देते हो। जिसके बाद क्या कर सकते हैं, मान लीजिए कि हिस्सा सेल किया आपने, वो हिस्सा खरीद लिया, थोड़ा सा आपने 100 जो शेयर थे आपको मिल गए, आपको जिस कंपनी ने जैसे कहा था आईपीओ लेकर आई, 100 शेयर आपने उसके खरीद लिए। तो आपको लग रहा है कि ठीक है, अब शेयर मैंने जब खरीदे थे तो वो 500 रुपए का था, अभी वो शेयर 700 का हो गया, मुझे लगता है कि बस मेरे को इतना ही रखना था, ये शेयर 500 से मेरा 700 हो गया। आप उसको बेच सकते हैं किसी और कंपनी को, ठीक है, सॉरी नॉट किसी और कंपनी को, किसी और इंसान को आप उसको शेयर मार्केट में मतलब ट्रेड कर सकते हैं। गेटिंग इट? तो ये बिल्कुल सरल प्रोसेस होता है इसमें, लेकिन बहुत सारे सरकारी एजेंसीज इन्वॉल्व होती हैं, हजारों लाखों लोग जो इन्वॉल्व होते हैं, जो शेयर खरीदेंगे, जो बोली लगाएंगे सर मुझे भी चाहिए, मुझे भी चाहिए। तो अकॉर्डिंगली पूरा प्रोसेस कैसे चलता है आईपीओ का मैं आपको समझाता हूं। ओके, तो ठीक है, मैंने आपको बताया प्राइवेट कंपनी जब पब्लिक होने का जब डिसीजन लेती है तो उसको आईपीओ कहा जाता है। एंड उसके बाद जो कंपनी किसको इनवाइट करती है, आम जनता को, आइए हिस्सा खरीदिए हमारी कंपनी में, पैसा लगाइए, हमें पैसा मिलेगा, हम उसको इन्वेस्ट करेंगे। इंस्टीट्यूशनल, बड़े बड़े बैंक्स को, बड़े बड़े फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस को कहा जाता है आप पैसा लगाइए। हाई नेटवर्थ इंडिविजुअल्स को, अमीरों को कहा जाता है सर थोड़ा सा हिस्सा ले लो हमारी कंपनी में, हमें पैसा दे दो, अकॉर्डिंगली हम कंपनी को एक्सपैंड चाहते हैं करना। ठीक है, तो ये आईपीओ
फर्स्ट टाइम जब ये किया जाता है उसको इनिशियल, इसलिए पब्लिक ऑफरिंग कहा जाता है। अब उसके बाद जब पहली बार कंपनी जिस मार्केट में, ऐसा नहीं होता ना जो स्ट्रेट अवे स्टॉक मार्केट में नहीं पहुंच जाती, उसको प्राइमरी मार्केट कहा जाता है। जो हमारे जो शेयर मार्केट के सारे जो करता धरता है, रेगुलेटर हैं, बहुत बड़े सरकारी एजेंसी, क्या नाम है उसका, सेबी है, सिक्योरिटीज एंड एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया, बोर्ड या ब्यूरो ऑफ इंडिया, वो देख लीजिएगा, ठीक है। सेबी जब ये काम करता है तो सेबी ये जो आपको इंश्योर करता है, जैसे मान लीजिए मैं एक आम नागरिक हूं, मैं आम इंसान हूं, मैं इंश्योर नहीं कर सकता कि जो कंपनी मुझे कह रही है वो सच है कि नहीं। मान लीजिए कंपनी कह रही है पिछले 5 साल से हम इस बिजनेस में हैं, इतना मुनाफा कमा रहे हैं, हमारी कंपनी में इन्वेस्ट कीजिए, है ना, तो मैं जाके शेयर खरीद लूं। लेकिन मैं चाहूंगा सर आप पक्का सच बोल रहे हैं ना, आप झूठ तो नहीं बोल रहे ना, आप इतने टाइम से इतना काम कर रहे हैं, इतना आपका रेवेन्यू होता है, इतनी आपकी मार्केट्स हैं, है ना, ऐसा तो आप सच बोल रहे हैं कि झूठ बोल रहे हैं, मुझे पता नहीं चलेगा। तो एक सरकारी एजेंसी, सरकारी ऑफिस जो हमने ऊपर जो सरकार ने बनाया, सेबी का उसको नाम दिया, वो इंश्योर करता है आईपीओ आने से पहले कि सभी दस्तावेज जो कंपनी सबमिट कर रही है वो सच्चे हैं, एंड अकॉर्डिंगली वो आईपीओ को अप्रूवल देता है कि यस नाउ यू कैन गो अहेड एंड आस्क द पब्लिक टू बिकम पार्ट ऑफ योर ऑर्गेनाइजेशन, टू बिकम ओनर, छोटा सा ओनर ऑफ योर ऑर्गेनाइजेशन। ओके, ठीक है। तो ये लॉन्ग टर्म कैपिटल सीख करती हैं कंपनीज। लॉन्ग टर्म कैपिटल मतलब, लॉन्ग टर्म कैपिटल का मतलब ऐसा नहीं है कि आज मैंने हिस्सा दे दिया तो ये 2 महीने के लिए था, ये 5 महीने के लिए, साल के लिए नहीं, लंबा चलेगा। ओनरशिप अब आप जो रख सकते हैं, चाहिए चाहते हैं रखना रख लीजिए, किसी और को सेल करना सेल कर दीजिए। पब्लिक को हमने ओनरशिप दे दी लॉन्ग टर्म मैंने पैसा जनरेट किया, एंड अब मेरा जो मुनाफा कमाऊंगा, जो मेरी कंपनी का जो फ्यूचर अच्छा है, आप उसके बल पर आप फ्यूचर में यू कैन ऑल्सो ट्रेड एंड मेक मनी ऑफ माई स्टॉक। ठीक है, मेरे शेयर से पैसा कमा लेना। आज 500 का शेयर मान लीजिए आपने लिया, ये देखना थोड़े टाइम में 2000, 2500, 3000 का हो जाएगा, क्योंकि कंपनी का फ्यूचर बहुत ब्राइट है। आप यही बोलेंगे ना ब्राइट है, अगर आपका ब्राइट ही नहीं होगा आप इन्वेस्ट नहीं करना चाहेगा, आप खुद ही नहीं चाहेंगे लोगों को इन्वेस्ट करवाना कि अरे मेरे कंपनी का फ्यूचर तो ब्राइट है ही नहीं, मैं क्यों किसी को इन्वेस्ट करवाऊं। आप में लोग ऑटोमेटिकली यू विल नॉट फाइंड इन्वेस्टर्स ही नहीं आएंगे आपके पास। ठीक है, तो अब जैसे आपने जो शेयर आपको मिल जाता है, एलोकेट हो जाता है, उसके बाद आप उसकी ट्रेडिंग शुरू कर सकते हैं। जैसे नॉर्मल आप देखते हैं ना कि आज रिलायंस का शेयर इतने भाव पहुंच गया, उसका आईटीसी का शेयर इतना पहुंच गया, तो वो कहां पर हो रहा है, वो सेकेंडरी मार्केट में। जो हमारे जो आम इन्वेस्टर्स, जो शेयर होल्डर्स आपस में जो शेयर जो खरीद रहे हैं, बेच रहे हैं, वो सेकेंडरी मार्केट में। जो आप देखते हैं सेंसेक्स इतना चला गया, उतना चला गया, वो सब सेकेंडरी मार्केट है। पहली बार जो शेयर ओपन होगा वो कहां पर, आईपीओ वाली मार्केट इज प्राइमरी मार्केट। ठीक है, उसके बाद वो शेयर कहां पहुंच जाएगा, सेकेंडरी मार्केट में। ठीक है, इन्वेस्टर कम्युनिटी आपस में उसमें जो खरीद फरोख्त कर सकती है। एलिजिबिलिटी क्या है, कौन ला सकता है आईपीओ? सेबी की साइट पर जाके देखें तो वो कह रहे हैं कि आपको हमारे देश में 2 प्रोमिनेंट स्टॉक एक्सचेंजेस हैं, नेशनल स्टॉक एक्सचेंज एंड बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज। तो दोनों में ही अगर आपको करना है तो कम से कम ओनर्स का, मतलब जो पेड अप कैपिटल बोलते हैं जिसको, ओनर्स का जो वहां पे पैसा लगा हो, कम से कम 10 करोड़ रुपया हो। 10 से तो ज्यादा ही होता है बहुत, तो लेकिन 10 करोड़ कम से कम होना चाहिए। एंड जब आप इशू कर देंगे उसके बाद कम से कम आपका 25 करोड़ रुपए बन जाना चाहिए, वो कि 25 करोड़ रुपए ओनर्स का लगा हुआ है। ठीक है, पोस्ट इशू मार्केट कैपिटलाइजेशन शुड नॉट बी बिलो 25 करोड़। इसके कम होगी तो आप लिस्ट नहीं कर सकते। ठीक है, बहुत छोटी सी रकम है आज के जमाने में 25 करोड़, जबकि आप इमेजिन करते हैं जैसे पेटीएम का आईपीओ 18,000 करोड़ का, एंड किसी और का आईपीओ 10,000 करोड़ का, नाइका का आईपीओ 6,000 करोड़ का, है ना। तो ये बहुत बड़े बड़े आईपीओज हैं, एंड अकॉर्डिंगली पोस्ट कैपिटलाइजेशन ओनर्स की बहुत हजारों करोड़ में पहुंच जाती है। ये छोटी रकम है क्योंकि पहले से चलता आ रहा है, इसको उन्होंने चेंज भी नहीं किया। ओके, देन फाइलिंग प्रोसेस क्या है कि सेबी के पास जाकर कोई भी क्या फाइल कर सकता है। तो मैं आपको फटाफट से समझाता हूं करते क्या है कि स्पेसिफिक तरह के बैंकर्स होते हैं दोस्तों, मर्चेंट बैंकर्स कहा जाता है या BRLM कहा जाता है, जो बुक रनिंग लीड मैनेजर्स करते क्या है। ये सिंपल तरह से, ये जैसे मान लीजिए कि किसी कंपनी ने, मान लीजिए नाइका ने, मान लीजिए जो पेटीएम ने, किसी ने कहा कि सर मुझे आईपीओ लेकर आना है, मेरा जो शेयर है मैं चाहता हूं मार्केट में आए एंड लोग इन्वेस्ट करें। तो इसके पहले वो जाते हैं एक इन्वेस्टमेंट बैंकर के पास, एक मर्चेंट बैंकर के पास, वो बोलते हैं सर बताइए अच्छा आइडिया है कि नहीं, मार्केट का माहौल देख के बताइए। कहते सर मार्केट का माहौल तो अच्छा लग रहा है, ठीक है आइए। तो अब उसके बाद बोलते हैं सर कितने का आईपीओ लेकर आऊं मैं, कि मेरे जो शेयर का लोग मुझे कितना हिस्सा, कितना रुपया दे देंगे, 100 रुपया दे देंगे, 500, 1000, 10,000, कितने का शेयर इशू करूं। तो वो मार्केट में सर्वे करके एक्सेट्रा वो बताते हैं कि इतने का आपका शेयर बैठेगा, अकॉर्डिंगली आपका रेवेन्यू है, ये आप इस तरह से काम करते हैं, बिजनेस मॉडल है, लोग आपको इतना 200 रुपए के आसपास आपको पे कर देंगे एक शेयर का, इतने आप चाहते हैं
हैं शेयर लेकर आना, ठीक है सर। तो उसके बाद देन वो उसके बाद जो इन्वेस्टमेंट बैंकर हैं या मर्चेंट बैंकर्स हैं, यहाँ जो रनिंग जो बुक रनिंग लीड मैनेजर्स होते हैं, स्पेसिफिक जॉब करते हैं ये बहुत ज्यादा। ये क्या करते हैं कि एक आईपीओ को जो अंडर राइट करते हैं, ये लिखा मैंने वर्ड अंडर राइट, ये बोलते हैं कि सर हम पहले आपसे शेयर खरीदेंगे एंड अकॉर्डिंगली हम लोगों को ये शेयर देंगे, ठीक है। तो इस तरह से सिक्योरिटी हो जाती है उस कंपनी की, जो कंपनी चाहती है मार्केट में शेयर लेकर आना कि मेरा शेयर एक बार तो बिक गया, ठीक है, लेकिन आपको ऐसा होगा ना कि मान लीजिए स्लीपी क्लासेस कोई कोर्स सेल करता है, हम बोलेंगे हम ये कोर्स तभी लॉन्च करेंगे जब 100 बच्चे इसमें एनरोल करेंगे। मान लीजिए कोई और इंसान आके बोलता है सर आप एक काम कीजिए, ये पकड़िए 100 बच्चों की फीस, अगर 100 से ऊपर बच्चे आए तो मुनाफा मैं रख लूंगा। मैं कहूंगा चलो बढ़िया है, मुझे तो 100 की फीस मिल गई, मेरे तो 100 तक का ही था, लेकिन मैं चाहूंगा ना मेरा कोर्स और लोग खरीदें, बच्चों के रैंक आए, बढ़िया काम हो, है ना। तो मैं इसलिए चाहूंगा कि 100 क्यों, ये 500 बिकने चाहिए, 1000 बिकने चाहिए। तो इसलिए कंपनीज को एक्साइटमेंट रहती है कि ज्यादा से ज्यादा इसमें लोग जुड़े एंड अकॉर्डिंगली जो सिर्फ वहीं पे प्रोसेस में रुक जाता, कंपनी का तो स्टॉक एक बार निकल जाता है बहुत सारा, ठीक है, लेकिन उसके बाद अगर हम देखें कंपनी चाहती है कि और ज्यादा लोग आए सब्सक्राइब करने के लिए। अगर हमने 100 शेयर मार्केट में रखे थे तो 100 से ज्यादा की डिमांड हो, 200 की डिमांड हो, 500 की, 800 की डिमांड हो, कि लगे हाँ ये शेयर मुझे चाहिए, कंपनी बहुत बढ़िया है, तभी मजा आएगा ना कंपनी वालों को भी, ओनर्स को। तो इसीलिए अब वो वहां पर लेकर आते हैं पूरा, जैसे जो हमारे जो मैनेजर्स हैं, जो हम इन्वेस्टमेंट बैंकर्स मर्चेंट बैंकर्स बोल रहे हैं, वो ड्यू डिलिजेंस करते हैं। ड्यू डिलिजेंस मतलब कि जैसे ड्यू डिलिजेंस का मतलब होता है कि दिमाग लगाते हैं एंड देखते हैं कि क्या एग्जैक्ट सही प्रोसेस फॉलो हो रहा है, कि सही चीजें हैं, जो चीजें करनी चाहिए मैंडेटरी हैं, क्या वो पूरी हो रही हैं। DRHP, यहाँ पे मैंने एक वर्ड लिखा है DRHP। इसको DRHP का मतलब वैसे बहुत ही सरल शब्दों में क्या होता है, दिस इज नोन एज ड्राफ्ट रेड हेरिंग प्रॉस्पेक्टस। ड्राफ्ट रेड हेरिंग प्रॉस्पेक्टस का मतलब होता है वो एक सेबी में जो हम एक प्रॉस्पेक्टस जो सबमिट करते हैं कि ये हमारा बिजनेस मॉडल है, इतने हमारे प्रीवियसली रेवेन्यूज रहे, ये हमारा पेड अप कैपिटल है, सब कुछ अपनी कंपनी के बारे में हम बताते हैं सेबी को, ताकि सेबी उसको पूरा जो इन्वेस्टिगेट कर सके और बताए कि हाँ आईपीओ का पूरा प्रोसेस सही है, जो बात कह रहे हैं कि हमारी बात में दम है, कि कहीं लोगों के साथ कोई धोखा तो नहीं हो जाएगा, ठीक है। तो इसीलिए सेबी उसको इंश्योर करता है। देन उसके बाद आईपीओ का हम रोड शो, अब तो रोड शो नहीं होते, अब तो इंटरनेट पे मार्केटिंग होती है, ऑनलाइन आप टीवी शो में बैठते हैं और बहुत सारी जगहों पर जाके आप बैठकर ही बताते हैं कि हमारे आईपीओ में क्यों इन्वेस्ट करें। आप पहले सड़कों में निकलते थे ऐसे गाते हुए और ऐसे इवन की मूवी स्टार्स वगैरह को भी लेकर चलते थे कि देखिए बढ़िया आईपीओ आ गया, बढ़िया आईपीओ आ गया, मार्केटिंग करते थे। अभी अखबारों में निकालते हैं, ठीक है, मैंडेटरी है अखबारों में निकालना, इंग्लिश न्यूज़पेपर और हिंदी न्यूज़पेपर और एक रीजनल न्यूज़पेपर में निकालना मैंडेटरी है कि आईपीओ आ गया, ताकि लोगों को पता लगे आईपीओ आ गया, ठीक है। तो अंडर राइटर्स जो होते हैं वो इसलिए एक जो रिस्क होता है पूरा वो बेयर करते हैं एक बार तो सारा जो शेयर खरीद के, लेकिन चाहते हैं कि शेयर ज्यादा से ज्यादा लोग खरीदें एंड एक ऊपर के दाम पे खरीदें ताकि अंडर राइटर्स को भी फायदा हो। ओके, उसके बाद सेबी के पास जाती है बात। सेबी वहां पर आपकी जो फाइल देखता है पूरी, DRHP को देखता है, प्रमोटर्स को देखता है, प्रमोटर्स मतलब जो ओनर्स हैं ऑलरेडी कंपनी में, उनको देखता है एंड देन उसके बाद वो बोलता है कि हम 50,000 रुपए फीस लेते हैं, इनिशियल लिस्टिंग फीस 50,000 रुपए होती है, सालाना भी हमें सेबी को फीस देनी पड़ती है अगर हम लिस्ट करते हैं तो। उसके बाद जब हमने फाइलिंग प्रोसेस कर दिया, अंडर राइटर्स ने आईपीओ लेकर आ गए मार्केट में। अब वहां आईपीओ ऐसा नहीं होता, आईपीओ में ऐसा भी हो सकता है, फिक्स प्राइस भी हो सकती है कि कंपनी बोल दे लोगों को कि हम तो अपना शेयर मान लीजिए 325 रुपए में ही बेचेंगे, किसी को चाहिए, जिसको चाहिए वो प्लीज ये फॉर्म फिल कर दे, ठीक है। 3 दिन तक वो फॉर्म जो ओपन रहता है, ठीक है, 3 डेज तक, जो चाहे सब्सक्राइब कर सकते हैं। तो ये तो एक तरीका है, दिस इज नोन एज फिक्स्ड। लेकिन दूसरा तरीका भी होता है, कंपनी बोलती है कि हम अप्रोक्सीमेटली 300 से लेकर 320 रुपए तक हम चाहते हैं प्राइस बैंड। इसके बीच में आपको क्या लगता है हमारे स्टॉक का दाम होना चाहिए? आप वहां पर जैसे यूजुअली 10 के उसमें करवाते हैं अप्लाई कि 10 स्टॉक अप्लाई कीजिए, 20 कीजिए, 30 कीजिए, ठीक है। तो 10 के आप लॉट में अप्लाई कीजिए, क्या दाम पर आप चाहते हैं। आप मल्टीपल भी कर सकते हैं, सर 10 में लगाता हूं 300 पर, 10 में बोली लगा रहा हूं 310 पर एंड 10 में लगाना चाहता हूं 320 पर, इसको कट ऑफ कहा जाता है, ठीक है। तो यहां पर एक प्राइस बैंड दिया जाता है, उसके बाद कितने लोगों ने किस प्राइस बैंड पर लगाया उसको जो कैलकुलेट किया जाता है, फाइनल स्टॉक कितने में ओपन होगा उसको जो अनाउंस किया जाता है। गेटिंग इट? तो ये प्राइस बैंड इशू किया जाता है, दिस इज नोन एज प्राइस बैंड, कि इसमें जो अपर लिमिट है इनको हम कट ऑफ कहते हैं एंड कट ऑफ पे अप्लाई करने की सिर्फ और सिर्फ इजाजत किसको है? रिटेल इन्वेस्टर्स को, जो आप और मेरे जैसे जो छोटे छोटे इन्वेस्टर्स हैं, हमें ही कट ऑफ पर अप्लाई करने की यहाँ पर इजाजत है। एंड इसी पूरे प्रोसेस को जो बुक बिल्डिंग प्रोसेस
कहा जाता है कि प्राइस डिस्कवरी कर रहे हैं हम, कि प्राइस बैंड हमने जब डिसाइड किया, उस प्राइस बैंड में जो हमारा लीड मैनेजर थे, जो बुक रनिंग लीड मैनेजर थे, वो जो जिसने कंपनी ने इशू करना था, उसके साथ वो बैठते हैं, कैलकुलेट करते हैं, दिमाग लगाते हैं, अच्छा ये प्राइस बैंड में ज्यादातर लोगों ने इतने प्राइस पर जो कोट किया है, हमें क्या स्टॉक का प्राइस ओपन करना चाहिए, इतने पे इशू करेंगे। अब देखो ये इंपॉर्टेंट क्यों है? इंपॉर्टेंट इसलिए कि मान लीजिए 300 से लेकर 320 का प्राइस बैंड था, ज्यादातर लोगों ने मान लो 305 रुपए पर अप्लाई किया कि हमें 305 का स्टॉक मंजूर है, ये ठीक है, हमें दे दीजिए स्टॉक 305 का। तो उसके बाद किसी ने हो सकता है 320 का भी अप्लाई किया हो कि सर मुझे 320 का स्टॉक दे दो, कंपनी मुझे बहुत अच्छी लगी आपकी, मैं ये स्टॉक चाहता ही नहीं मिस करना, मुझे 320 में चाहिए स्टॉक है, जो आपने हायर प्राइस मांगी। लेकिन 305 का कंपनी ने अनाउंस किया, उसने तो 15 रुपए फालतू जमा करा दिए थे, तो 15 के हिसाब से मान लो उसने 10 स्टॉक के लिए अप्लाई किया, 20 के लिए किया, मान लो 10 के लिए किया, मल्टीप्लाई 10 करें तो उसने 150 रुपए फालतू जमा करा दिए, उसको रिफंड भी तो करने। तो इसीलिए जो इशू प्राइस होती है वो अनाउंस की जाती है कि हम कितने में इशू कर रहे हैं, अकॉर्डिंगली जो एक्स्ट्रा पैसे आपके खाते में वापस आ जाते हैं, ठीक है। तो इसलिए प्राइस बैंड है, एंड ये 20% से ज्यादा, जैसे जो इनिशियल जो प्राइस होती है, मान लो 300 है, 300 का 20% ही 360, इससे बड़ा बैंड नहीं हो सकता। ऐसा नहीं कि 300 से लेके 450 के बीच में बताओ, नहीं, इतना बड़ा बैंड नहीं बनाते। 20% की लिमिट लगाई है सेबी ने, उसके बियॉन्ड नहीं। उसके पहले सेबी बोलता है खुद अपना दिमाग लगाओ, कैलकुलेट करो, अगर आपने कम लगा दिया तो बहुत से लोग आ जाएंगे, कंपनी को इतना जो पैसा जनरेट नहीं होगा। अगर आपने ज्यादा लगा दिया, लोगों को लगा महंगा स्टॉक है, तो लोग इन्वेस्ट ही नहीं करेंगे। इसलिए पहले अपना दिमाग लगाओ, कैलकुलेट करो, मार्केट की जो डिमांड को समझो, अकॉर्डिंगली ही आप लीड मैनेजर्स एंड जो बुकमैन, जो हमारे जो मर्चेंट बैंकर्स को आप इसीलिए इन्वोक करते हो क्योंकि उन्हीं की ये खासियत है, वही कर सकते हैं, ठीक है। तो इसीलिए 13 डेज तक आप ये प्रोसेस चला सकते हैं। 13 डेज कहने की बात है, लेकिन ऐसा पता क्यों होता है 13 डेज? आप तो कह रहे सर अभी 3 दिन चला सकते हैं प्रोसेस, 3 दिन ओपन रहता है, लेकिन मान लो कि आपको लग रहा है कि आपने प्राइस बैंड कुछ ऐसा बना दिया, लोग उसमें इंटरेस्ट नहीं दिखा रहे, लोग चाहते हैं कि आपने जो आपके स्टॉक में 300 से 350 रखते हैं आप, तो ज्यादा लोग आते, लेकिन आपने उसको 600 से 650 रख दिया, बहुत ज्यादा रख दिया, उस केस में कोई इंटरेस्ट नहीं दिखा रहा और किसी इक्के दुक्के इंसान ने इन्वेस्ट कर दिया, उस केस में आप सेबी से अपील कर सकते हैं, सर हम दोबारा चाहते हैं प्राइस बैंड लेकर आना। अगेन आप 3 दिन के लिए आपको फिर से ओपन करना पड़ता है, लेकिन मैक्सिमम आप इसका प्रोसेस 13 दिन तक ओपन रख सकते हैं, उसके ऊपर नहीं, ठीक है। तो ये एक वही है, मैक्सिमम आप टेस्ट मैच 5 दिन खेल सकते हैं, खत्म करना है तो 2 दिन में खत्म कर दो, गेटिंग इट। तो इसीलिए तो 13 दिन मैक्सिमम चल सकता है, लेकिन 3 दिन का ही होता है। यूजुअली कंपनीज बहुत वेल प्रिपेयर्ड आती हैं, मैनेजर्स बहुत वेल प्रिपेयर्ड आते हैं, 3 दिन में ही स्टॉक आपका जो ओपन रहता है। आज ओपन हो रहा है आईपीओ, 3 दिन तक आप अप्लाई कर सकते हैं, 3 दिन में आप अप्लाई कीजिए। तो इसलिए बुक बिल्डिंग प्रोसेस में आप अंडरराइटर को हायर करते हैं, फिर इन्वेस्टर की बिडिंग उठाते हैं, शेयर प्राइस डिसाइड करते हैं, देन बिडिंग प्रोसेस के बारे में बता के अलॉटमेंट कर देते हैं, एंड बुक बिल्डिंग प्रोसेस आपका पूरा हो जाता है। कट ऑफ पर ही मैक्सिमम रिटेल इन्वेस्टर्स अप्लाई करते हैं, एंड रिटेल इन्वेस्टर्स के पास ये ऑप्शन है कट ऑफ पे अप्लाई करने की। एक यहां पर मैंने आपको इसलिए मैं दोबारा चाहता हूं बताना, सवाल पूछा जा सकता है एग्जाम में कि क्या आप अपनी बिड को रिवाइज कर सकते हैं? आप इन्वेस्टर हैं, यस सर यू कैन। जो सेबी ने इसको अलाउ किया हुआ है कि आप अप्लाई कर सकते हैं, प्रोसेस है उसका दोबारा से करने का, बट पॉसिबिलिटी है, कर सकते हैं आप उसको रिवाइज, ठीक है। एंड देन क्या आपने बिड लगाई, आपके दोस्त ने समझाया, आपने कोई वीडियो देखा, आपको लगा अरे मैंने गलत बिड लगा दी, मुझे तो अप्लाई नहीं करना चाहिए था आईपीओ में, कैन यू कैंसिल योर बिड? यस यू कैन कैंसिल योर बिड, बट लेकिन फाइनल अलॉटमेंट से पहले ही ये करना होगा, अदरवाइज एलोकेशन हो गई तो पैसे कट जाएंगे, एंड अकॉर्डिंगली फिर आप कैंसिल नहीं कर सकते हैं ना, फिर तो पैसे चले गए, फिर तो मार्केट में जो शेयर आ गया। ओके, देन लास्ट में जाते जाते देयर इज समथिंग नोन एज आसबा। दोस्तों आसबा क्या होता है? आसबा इज एप्लीकेशन सपोर्टेड बाय ब्लॉक्ड अमाउंट। अरे मतलब क्या हुआ सर? सिंपल शब्दों में, आपका बैंक अकाउंट है, आपको इतना पता नहीं कि मैं कहां जाऊं, स्टॉक कैसे इन्वेस्ट करूं, आपको पता लगा बढ़िया कोई आईपीओ आया है, मुझे इसमें इन्वेस्ट करना है, तो आप क्या करते हैं, आप अपने जहां पे डीमैट अकाउंट खुलवाया आपने, आप उसके पास जाते हैं, एंड डीमैट अकाउंट वाले को बोल, जैसे आपने वो अभी तो आजकल सभी एप्लीकेशन ही होती हैं, आपने ऐप पे दबाया, आपको लगा कि ये बढ़िया सा आईपीओ है, मुझे इसके 20 स्टॉक में इन्वेस्ट करना चाहिए, वो पूछता कि किस पे करना है, कौन सी ये प्राइस बैंड दिया है कंपनी ने, किस पे करना है, आप कहते हैं सर मुझे लेट्स से कट ऑफ पे लगा दीजिए, कट ऑफ पे लगा दिया आपने, एंड अकॉर्डिंगली 20 स्टॉक के लिए लेट्स से आपने लगाया, तो आपके मान लो कि 10,000 रुपए ब्लॉक हो गए, तो 10,000 रुपए ब्लॉक हो जाते हैं आपके खाते से कटते नहीं, ठीक है। 10,000 रुपीज ब्लॉक हो जाते हैं, तो इसलिए बोलते हैं ब्लॉक्ड अमाउंट, एप्लीकेशन सपोर्टेड बाय ब्लॉक्ड अमाउंट। आपसे सवाल पूछा जा सकता है कि आसबा कहां देखा जाता है? आसबा देखा जाता है जब ये सेबी ने बनाया हुआ एक सिंपल सा एक
सॉफ्टवेयर, एक प्रोग्राम है जो बैंक्स इसमें पार्टिसिपेट करते हैं। एंड लेट्स से मैंने जैसे आपको बताया कि आपने अगर किसी आईपीओ में अप्लाई करना है, लेट्स से 10,000 रुपीज आपने वहां पे अप्लाई करने हैं, तो अपने 10,000 रुपए आपके ब्लॉक हो जाएंगे, आपके खाते से कटते नहीं है। खाते से कब कटेंगे? जब आपको शेयर एलोकेट होगा। क्योंकि देखो शेयर एलोकेट सबको नहीं होता, क्योंकि मान लीजिए कंपनी ने अगर 100 शेयर मार्केट में, 100 नहीं होते, वैसे हजारों करोड़ों लाखों शेयर कंपनियां लेके आती हैं, मान लो 100 शेयर कंपनी लेकर आई, लेकिन एप्लीकेशन आ गई कंपनी को 600 लोगों की, ठीक है, 600 शेयर्स की एप्लीकेशन आ गई, इसको हम बोलते हैं 6 टाइम्स ओवर सब्सक्राइब्ड, ठीक है। इसलिए जो जैसे आईपीओ पेटीएम का आया था, इट वाज 2 टाइम्स ओवर सब्सक्राइब्ड, किसी और कंपनी का 13 टाइम्स भी था, ठीक है। तो इसलिए ओवर सब्सक्रिप्शन हो जाती है, ज्यादा से ज्यादा लोग आते हैं, हमें भी चाहिए, क्योंकि आजकल ना मार्केटिंग से बहुत हाइप जनरेट भी होती है, तो इसी कारण से ज्यादा लोगों ने अप्लाई कर दिया। अब सभी को तो शेयर मिलेगा नहीं, तो जिसको शेयर मिलता है उसी के ही पैसे कटते हैं, बाकियों को पैसे वहां पे जो ब्लॉक्ड अमाउंट गेट्स अनब्लॉक्ड, दैट्स इट, इतना हो जाता है। तो आपको पूछेंगे सर जो ब्लॉक्ड अमाउंट पड़ा हुआ है, मान लो मेरे खाते में 50,000 रुपए पड़े हुए थे, जिसमें से 10,000 रुपए ब्लॉक पड़े हुए हैं, तो क्या मुझे इस 10,000 पे इंटरेस्ट मिलेगा? जी सर, आपको जो आपका स्टैंडर्ड बैंक आपको जो इंटरेस्ट दे रहा था वही इंटरेस्ट देता रहेगा, ठीक है। इस पे कोई ऐसा नहीं है कि ब्लॉक्ड अमाउंट है तो बैंक कहेगा मैं इंटरेस्ट नहीं पे करूंगा, सेविंग अकाउंट पे जैसे भी था, नहीं, ऐसा कुछ नहीं है, आपको इंटरेस्ट मिलेगा। जस्ट दैट ये ब्लॉक पड़ा होता है, इन केस आपको शेयर एलोकेट होगा तो आपके पैसे कट जाएंगे, है ना। अदरवाइज पहले क्या होता था, पहले पैसे आते थे सेबी के यहाँ पर, नहीं एलोकेट हुआ, वापस भेजने पड़ते थे, तो ये लंबा प्रोसेस था। अभी उन्होंने बैंक्स के साथ मिलकर एक प्रोसेस डेवलप कर दिया आसपा का, कि जैसे ही पैसे कटेंगे, जैसे ही शेयर एलोकेट होगा तभी ही पैसे कटेंगे। तो दोस्तों यही एक सिंपल सा प्रोसेस आईपीओ का। पहली बार कंपनीज जो चाहती हैं एक्सपैंड करना, ज्यादा शेयर होल्डर्स को लेकर आना अपने ऊपर, जैसे एंड मार्केट का दबाव, है ना, जैसे जब कंपनीज मार्केट में आ जाती हैं, जब शेयर बाजार में आ जाती हैं, तो उन पर एक अलग तरह की अकाउंटेबिलिटी होती है कि अच्छा आपका शेयर गिरना शुरू हो गया सर, वो कहेंगे सर क्यों गिर रहा है शेयर? क्योंकि आप अच्छा परफॉर्म नहीं कर रहे, आपके जो क्लाइंट्स हैं वो आपके बारे में अच्छा नहीं कह रहे, या फिर आपके जो मार्केट एक्सपैंड नहीं हो रही, आपके कंपेटिटर तो और अच्छा काम कर रहे हैं, सभी शेयर होल्डर्स उनका शेयर खरीद रहे हैं, तो आप पर एक मार्केट का अलग सा दबाव होता है। इसीलिए बहुत सी कंपनीज इसको अच्छा भी मानती हैं एंड कुछ बुरा भी मानती हैं, गेटिंग इट। तो इसीलिए आईपीओ प्रोसेस पहला वो कदम है जहां कंपनीज मार्केट में कदम रखती हैं। ऑलराइट दोस्तों, तो मैं आपको यही चाह रहा था समझाना। बहुत से बच्चे पूछते हैं सर आईपीओ क्या होता है, आईपीओ क्या होता है, तो मैंने सोचा एक सरल सा वीडियो बनाकर इंपॉर्टेंट टर्म्स के साथ आपको समझाया जाए। बाकी और भी बहुत से वीडियो बनते जा रहे हैं, आप उनको एंजॉय कीजिए, मजे कीजिए एंड नॉलेज की क्यूरियोसिटी की थोड़ी सी आग को और तेज कीजिए, ताकि हम नई नई चीजों को समझते रहें, मजा करते रहें। ठीक है दोस्तों, तो चलिए मिलेंगे अपने अगले वीडियोस में बहुत ही जल्द। बाय बाय, टेक केयर।